Hello everyone. Today I will discuss about an important topic of DBMS, that is data warehouse. So let us start with the basic definition. So it is a subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data in support of management's decision, right? So इसकी definition discuss करने से पहले I want to say that कि हमें पता है कि जो DBMS है वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा है और जो डेटा वेयर हाउस है ये भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, राइट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम डेटा वेयर हाउस इसीलिए कलेक्ट करते हैं सो दैट हम इसकी हेल्प से कुछ डिसीज़न मेकिंग कर सकें। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर डिसीज़न मेकिंग करनी है मैनेजरियल लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट। तो जो अगर हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे डेटा वेयर हाउस, राइट, नॉट DBMS। तो अब इसकी देख लेते हैं ये बेसिकली डेटा वेयर हाउस है क्या। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मीन्स यहाँ पे जो आपका डेटा है वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का होगा या आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक का होगा। ऐसे नहीं है कि आपने इररिलेवेंट डेटा मल्टीपल कैटेगरीज का एक ही जगह कलेक्ट कर दिया है, नॉट, बट किसी स्पेसिफिक फील्ड या सब्जेक्ट का डेटा ही आप कलेक्ट कर रहे हो। सेकंड है इंटीग्रेटेड। सो इंटीग्रेटेड मीन्स आपके पास जो डेटा है वो सिंगल सोर्स से नहीं आ रहा है बट मल्टीपल सोर्स से आ रहा है, राइट। कुछ मल्टीपल DBMS हो सकते हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हो सकते हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मल्टीपल रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके हमने उसको इंटीग्रेट करके रखा है। नेक्स्ट इज नॉन वॉलेटाइल। सो नॉन वॉलेटाइल मीन्स the data here will not fade away after some time but rather it will stay for very long। तो ऐसा नहीं है कि आपने डेटा को कलेक्ट किया और आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिलीटेड बाय इटसेल्फ, राइट। बट यहाँ पे जो डेटा है ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है। और नेक्स्ट है टाइम वेरिएंट। सो टाइम वेरिएंट का मतलब है आपके पास जो डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है, प्रेजेंट डेटा भी हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट कुछ डेज़ का आपके पास डेटा है, बट नो, यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर्स का भी डेटा हो सकता है, हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइम वेरिएंट, राइट। सो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। तो ये जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है यही डेटा वेयरहाउस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल। सो नेक्स्ट है, अगर आप डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं तो इसका बेसिक मोटिव क्या है। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक मोटिव यही है, जैसे हमने डिस्कस भी किया है, कि इसकी हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, राइट। एंड सेकेंडली नॉलेज डिस्कवरी करना चाहते हैं। सो नॉलेज डिस्कवरी का मेन मोटिव ऑब्वियसली वही है कि आपके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट है बट आपको उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं नॉलेज डिस्कवरी। एंड थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो राइट ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए जो हम सिंपल क्वेरीज अगर लगाते हैं DBMS में, सो दैट विल नॉट बी यूजफुल, रेदर वी हैव टू अप्लाई सम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट। सो यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं डेटा वेयर हाउस की। अगर हम कोई रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं, सपोज रेलवेज रिजर्वेशन सिस्टम, राइट। तो जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो चाहते हैं कि उनकी जो टिकट्स की सेल है वो बूस्ट अप हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या उनको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। तो जो कस्टमर्स हैं कब ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, सो दैट अगर उनको पता रहेगा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा कब और कौन से एरिया में ट्रेवल करते हैं, तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उस टाइम में वो स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करें कस्टमर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होके इसी रेलवे सर्विसेज को प्रेफर करें, राइट। तो अगर उनको देखना है कि लोग ज़्यादा कहाँ पर जाता है या कौन से टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ईयर में जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए उनको काफ़ी पास्ट ईयर्स का डेटा भी चाहिए होगा, सो दैट वो एक ट्रेंड को एनालाइज कर सके, एक एक सीक्वेंस बना सके कि यस इतने प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली ऐसा ही हुआ है कि जो लोग हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, राइट। तो इसके लिए उनको लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स का डेटा चाहिए होगा। तो अगर वो कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं सो दैट वो ये ट्रेंड को एनालाइज कर सकें, तो इस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, राइट। सो नेक्स्ट है जो भी हम डेटा वेयर हाउस पे एनालिसिस करते हैं ना, ये बेसिकली एक एनालिसिस ही होता है, मीन्स हमें डेटा को रीड करके एक एनालिसिस करना होता है। हमें उस डेटा को कुछ एडिटिंग नहीं करनी है उसमें या कुछ और नहीं करना है। तो आप कह सकते हो जो डेटा वेयर हाउस में टेक्नोलॉजीज वर्क करती हैं वो बेसिकली
व्यूइंग पर्पस पे वर्क करती हैं, राइट। मतलब उनको कुछ डेटा बाद में ऐड ऑन नहीं करना होता है या कुछ डिलीट नहीं करना होता है, उनके पास डेटा आ गया, वो उसको व्यू करके उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो डेटा वेयर हाउस में डेटा है वो मल्टीपल डेटा बेसिस से आ रहा है, राइट, सो दैट हम उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट इज, अब हमें क्योंकि डेटा वेयर हाउस में बहुत सारे एनालिसिस करने हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टूल्स चाहिए होंगे, और ये जो टूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं OLAP, दैट इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, राइट। सो डेटा वेयर हाउस के लिए जो स्पेसिफिकली टूल्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं OLAP, दैट इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एंड लाइकवाइज जो टूल्स हम DBMS के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं OLTP, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, राइट। सो नेक्स्ट इज़, अब OLAP हमारा है क्या, इसका बेसिक OLAP का यही मोटिव है कि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को परफॉर्म करना और स्पेसिफिक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन मैनी मोर, राइट, जो जनरली हम DBMS में नहीं अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट इज़, अगर आपका जो डेटा वेयर हाउस है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, राइट। सो सबसे पहले आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जो डेटा वेयर हाउस में हम डेटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे डेटा इनपुट्स हैं जो डेटा बेसिस हैं जो डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्लीनिंग का यहाँ पे मतलब है आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, बट इट माइट हैपन कि आपने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया डेटा, बट आपको इतना डेटा रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे सपोज़ अगर हम किसी एरिया में कुछ सेल्स को, अपनी सेल्स को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो हमने वहाँ पे क्या किया, जो उस एरिया के रेजिडेंट्स हैं सबका डेटा कलेक्ट कर लिया है, बट आफ्टर कलेक्टिंग डेटा मुझे लग रहा है कि सबकी इन्फॉर्मेशन हमने अननेसेसरीली कलेक्ट किया है, बट मुझे तो सिर्फ इतना देखना है उनके लाइक्स क्या हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, राइट, और उनका प्रोफेशन क्या है, राइट। तो इसके अलावा जो भी हमें उनकी इन्फॉर्मेशन दी है, एंड हमें फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा बहुत सारी जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को क्लीन कर देंगे, मतलब जो अननेसेसरी डेटा है उसको हम डिलीट कर देंगे। अब इससे एक और बेनिफिट क्या है, हमारी जो स्टोरेज है वो भी बच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रीफॉर्मेटिंग। तो रीफॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेटा को रीफॉर्मेट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना, राइट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अगर जैसे सपोज हमने हमने रेजिडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, राइट, तो किसी ने अपना कुछ एड्रेस गलत लिखवा दिया, राइट, किसी ने कुछ पिन कोड गलत लिखवा दिया या कुछ और इन्फॉर्मेशन गलत लिखवा दिया है, या जैसे किसी ने फ़ोन नंबर 9 डिजिट्स का लिखवा दिया जबकि हमें पता है फ़ोन नंबर हैज़ टू बी ऑफ 10 डिजिट्स, राइट। तो रीफॉर्मेटिंग में क्या है, आप डेटा को एक पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हो। मतलब अगर किसी कस्टमर्स का डेटा है तो सभी का पिन कोड होना चाहिए, राइट, सभी का जो फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए, या सभी ने जो एड्रेस प्रोवाइड किया है उसमें प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब स्ट्रीट नंबर होना चाहिए, कॉलोनी का एड्रेस होना चाहिए, राइट, और कौन सा एरिया है, सिटी होनी चाहिए कौन सी है। तो इसको हम बोलते हैं रीफॉर्मेटिंग, कि हमने डेटा को फॉर्मेट किया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारा डेटा आ जाए। अब ये सारा कुछ डेटा आपका जो कलेक्शन बनाता है उसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, राइट। और यहाँ पे एक मेंशन किया है हमने मेटा डेटा। सो हमें पता ही है मेटा डेटा क्या है, आपकी ये होता है डेटा अबाउट द डेटा। तो जो डेटा वेयर हाउस में डेटा किस टाइप का है, क्या है डेटा, तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मेटा डेटा से। सो मेटा डेटा इज बेसिकली रिपोजिटरी which tells about the type of data we have stored in the data warehouse, so that if any person who has no information about the data in the data warehouse can easily get the details about the data warehouse, right। अब नेक्स्ट है, जो आपने डेटा वेयर हाउस कलेक्ट कर लिया उसके ऊपर आप OLAP अप्लाई करेंगे, राइट, सो आप एनालिसिस कर सकें। देन आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे सो दैट आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। डेटा माइनिंग टूल्स आप अप्लाई कर सकते हो सो दैट आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सको, राइट। अब ये जब आपने इन्फॉर्मेशन उन पे टूल्स अप्लाई करी है तो जो आपके पास रिफाइंड डेटा निकल के आएगा उसको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट उसको आप डाल सकते हो आपके डेटा वेयर हाउस में अगेन, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ कर सको। और यहाँ पे आप देखो जो हमने अपडेट्स आई थी, नेक्स्ट हमने बैक फ्लशिंग की है। तो बैक फ्लशिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि जो आपने डेटा क्लीन कर दिया है, ठीक है, उस डेटा को आप दोबारा से डेटा में डाल रहे हो, डेटाबेस में डाल रहे हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको उसको दोबारा से क्लीन ना करना पड़े, राइट।
सो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने डिस्कस ही किया है कि मीन्स क्या है हमारा डेटा का, तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो बेसिकली जो डेटा वेयर हाउस है उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट है एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयर हाउस। तो एंटरप्राइज वाइज मीन्स पूरी आपकी एंटरप्राइज का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डेटा वेयर हाउस है, राइट। तो एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस आप उस केस में यूज़ करते हो जब आपके पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है। क्योंकि इनके लिए अगर डेटा लार्ज है तो आपको टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस चाहिए होगी। नेक्स्ट है वर्चुअल डेटा वेयर हाउस, राइट। तो वर्चुअल एज यू नो कि वर्चुअली हमें एग्जैक्टली डेटा नहीं मिलता है, बट वर्चुअली हम उसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हमें बेसिकली डेटा का हमें व्यू प्रोवाइड करता है सो दैट हम उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। मतलब हमें इन एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग अस द व्यू ओनली ऑफ द डेटा। नेक्स्ट है डेटा मार्ट। तो डेटा मार्ट बहुत इजी है। अगर आप पूरी एंटरप्राइज के ऊपर आप डेटा वेयर हाउस को नहीं अप्लाई करना चाहते बिकॉज आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके ऊपर अलग अलग से डेटा वेयर हाउस टेक्नोलॉजीज अप्लाई कर सकते हो। सो डेटा मार्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सब पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन सब पार्ट्स का जो डेटा वेयर हाउस होता है उसको हम बोल देते हैं डेटा मार्ट, राइट। अब नेक्स्ट है, अगर आप DBMS से इसको कंपेयर करो तो आपको पता है हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं DBMS में। तो सिमिलरली जो आप डेटा वेयर हाउस में मॉडलिंग करते हो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम DBMS। तो DBMS में हमें पता ही है जनरली हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशनल मॉडलिंग ही होती है, राइट। एक रोज़ होती है और एक कॉलम्स होता है, इस फॉर्मेट में डाटा होता है हमारे पास, राइट। तो ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं जिसमें हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो आप देखो ये जो हमें डेटा वेयर हाउस है ये 2D हमें मॉडलिंग तो प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अस 3D मॉडलिंग, राइट। तो सबसे पहले हम 2D मॉडलिंग देख लेते हैं। तो 2D मॉडलिंग हमें पता ही है, जैसे हमें DBMS में भी किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है और बताया हुआ है कौन से रीजन में प्रोडक्ट की कितनी सेल है। तो सिंपल ये हम जैसे पढ़ते हैं कि आपके पास 2 डायमेंशनल डाटा है, आपको बताया है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इस पर्टिकुलर रीजन में क्या सेल है, तो आपने एक टेबल क्रिएट किया, सिंपल 2D एक टेबल क्रिएट किया जिसमें आपने डेटा स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें स्पेसिफिक क्या है, तो यहाँ पे जो है आपका मल्टी डायमेंशनल ये मॉडलिंग आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग में क्या है, हम 3 डायमेंशंस को साइमल्टेनियसली स्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट हम प्रोडक्ट डिटेल को तो स्टोर कर ही रहे हैं, जैसे P123 मतलब प्रोडक्ट का नाम है, राइट। उसके बाद कौन से क्वार्टर में उसकी कितनी सेल हुई है, लाइक अगर मैं कहूँ फर्स्ट क्वार्टर में, तो हमारे पास सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें एक थर्ड इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, कौन से रीजन में। सो यू कैन से साइमल्टेनियसली आई एम स्टोरिंग 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सिंगल लाइक यू कैन से प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट का नंबर भी पता लग गया, कौन से क्वार्टर में उसकी कितनी सेल है ये भी पता लग गया, और कौन से रीजन में भी है। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ डेटा वेयर हाउस दैट वाज नॉट इन द DBMS, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब है जो हम मल्टी डायमेंशनल हमारे पास मॉडल्स हैं, हम इनके ऊपर क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हमें डेटा वेयर हाउस में उसकी हेल्प हो। तो सबसे पहले जो आपका है दैट इज़ पाइवोटिंग। सो पाइवोटिंग बेसिकली मीन्स रोटेशन ऑफ डेटा। तो अगर आपके पास, जैसे हमने कहा कि 3 डायमेंशंस हो गए ना हमारे पास, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 3 डायमेंशंस थे, क्वार्टर भी है, रीजन भी है, राइट, और मेरे पास प्रोडक्ट का नंबर भी है। तो अगर आप चाहते हो इसको रोटेट करना, राइट, तो अगर आप चाहते हो कि एक्स एक्सिस पे आपको क्वार्टर आना चाहिए, वाई एक्सिस पे आपका रीजन आना चाहिए और जेड एक्सिस पे आपका प्रोडक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पाइवोट कर सकते हो। जैसे आप सिंपल समझो, अगर हमारे पास कोई क्यूब हो, राइट, तो आप क्यूब को फ्रंट साइड से देख रहे हैं, बट अगर आपको उसका बैक साइड देखना है, बैक फेस देखना है, तो ऑब्वियसली हम उसको रोटेट करते हैं ना। तो सिमिलरली पाइवोटिंग मीन्स यू आर रोटेटिंग द 3 डायमेंशनल मॉडल। नेक्स्ट है रोल अप। तो रोल अप का मतलब होता है, अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप चाहते हो कि आपको इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट आपको ओवरऑल डेटा देखना है, राइट। सपोज अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है थ्रू आउट द इंडिया, बट मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो स्टेट वाइज है, लाइक उत्तर प्रदेश में कितनी इसकी सेल है, लाइक या दिल्ली में इसकी कितनी सेल है, मध्य प्रदेश में कितनी सेल है,
बट मुझे इतना नहीं देखना, मुझे ओवरऑल देखना है इंडिया में कितनी सेल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेटा को रोल अप कर देंगे, राइट। तो जो अन्य सभी जो स्टेट्स का डेटा है वो कंबाइन होकर हमें एज ए सिंगल यूनिट विजिबल होगा ओवरऑल इन द इंडिया। सिमिलरली ड्रिल डाउन का मतलब है आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास इंडिया का डेटा था बट आपको चाहिए स्टेट वाइज कितनी पर्टिकुलर सेल हो रही है, तो आप उसको क्या कर दोगे, ड्रिल डाउन, सो दैट आप उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सको, राइट। क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है ना, सो इट माइट हैपन को आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में हमारे प्रोडक्ट की कैसी सेल है, तो हम वहाँ पे अगर कम है तो उसको बेटर कर सकें, राइट। अब नेक्स्ट है जो आपके मल्टी डायमेंशनल हमने मॉडलिंग की है डेटा वेयर हाउस में जो है, आप उसके कौन कौन से उस पर स्कीमाज अप्लाई कर सकते हो। तो स्कीमा आपको पता ही है, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि डिज़ाइन क्या है हमारे एक्चुअल डेटा वेयर हाउस का। तो बेसिकली अगर आपको स्कीमा इसका स्टडी करना है तो इसमें 2 टाइप के टेबल होंगे। डायमेंशन टेबल जो हमें डायमेंशंस बताएगा, जैसे हमने दिखा था प्रोडक्ट 1 2 3 एक डायमेंशन है, राइट। क्वार्टर एक डायमेंशन है। तो सिमिलरली डायमेंशन टेबल हमें बताएगा आपकी जो ये मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग है इसमें कितने डायमेंशन है, बिकॉज देयर कैन बी मोर देन 3 डायमेंशंस ऑल्सो, राइट। सो नेक्स्ट है फैक्ट टेबल। तो फैक्ट टेबल का मतलब है एक्चुअल डेटा। प्रोडक्ट 1 2 3 मैंने बता दिया, अब इस प्रोडक्ट 1 2 3 की सेल्स क्या है, राइट। प्रोडक्ट अगर हम 1 2 4 की बात करें इसकी सेल्स क्या है, तो इसमें एक्चुअल फैक्ट क्या है इसका डेटा वो हमें पता लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है, इनका स्कीमा आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले है आपका स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा आप जैसे देखते हो, स्टार बेसिकली ऐसे होता है ना, इस टाइप से होता है। तो सिमिलरली इसका स्कीमा भी ऐसे ही है। सेंटर में फैक्ट टेबल है जहाँ से हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे, मल्टीपल डायमेंशन से। फिजिकल क्वार्टर हमें बताएगा रिलेटिंग टू क्वार्टर इन्फॉर्मेशन, कौन सा क्वार्टर है, कौन सी ईयर का क्वार्टर है, राइट। फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, उसकी डेट क्या है, राइट। अब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है। सिमिलरली रीजन, लाइक अगर हम रीजन करें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन सी पर्टिकुलर सिटी है, राइट। तो ये हमें स्कीमा इस टाइप हमें दिखेगा, यहाँ से हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद है स्नोफ्लेक स्कीमा। तो स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा में ये डिफरेंस है, अगर आप चाहते हो कि स्टार स्कीमा में जो डेटा है उसको आप डिटेल्ड देखना चाहते हो, मतलब और उसको आप बेटर व्यू करना चाहते हो, तो आप उसकी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन किया क्वार्टर की, तो यहाँ पे 2 टेबल्स क्रिएट हो गए जिससे आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिमिलरली प्रोडक्ट को आपने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट लाइन से और नॉर्मलाइज कर दिया, राइट। सेल्स वाला ऐसे आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन से हमें पता ही है रेडंडेंसी रिमूव हो जाती है और हम बेटर डेटा को स्टडी कर पाते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डेटा वेयर हाउस। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली सबसे पहले डिस्कस किया था कि डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन क्या है। सो नेक्स्ट हमने बेसिक एग्जांपल से भी समझा कि डेटा वेयर हाउस हमें चाहिए क्यों है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, फिर डेटा वेयर हाउस हम बना क्यों रहे हैं, उसके बाद ओवरलैप क्या है, राइट। फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डेटा वेयर हाउस का, और डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउस में मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है। सो बिकॉज वी आर यूजिंग 3D मॉडलिंग है, तो 3D मॉडलिंग का स्कीमा किस टाइप से होता है, आप उसके ऊपर क्या स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो जो आप जनरली ऑपरेट नहीं करते हो डीबीएमएस पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर डेटा वेयर हाउस। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।